आपके अपने YouTube चैनल कैंसन सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर फर्स्ट लेके आ रहे हैं वो है क्लास 10th का। तो अभी जो 2 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के लिए, तो उसके रिवीजन करवाने वाले हैं केमिस्ट्री की चैप्टर्स का। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर आपका कौन सा आएगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। थर्ड चैप्टर आपका कौन सा आता है? आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। और फोर्थ आपका चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब यहाँ पे आपका कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके नेम से देखो कंफर्मेशन मिल रही है कार्बन। तो कार्बन आपका क्या है? कार्बन को डिनोट किससे करते हैं? सी से। कार्बन को डिनोट किससे करते हैं? सी से। मतलब इसका एटॉमिक सिंबल आपका क्या है? सी। और यदि एटॉमिक सिंबल सी है तो इसका जो एटॉमिक नंबर आता है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी क्या होती है? 2 and 4। क्योंकि आपका देखो ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी क्या होती हैं? शेल्स। तो फर्स्ट शेल आपकी कौन सी बोली जाती है? के शेल। सेकंड शेल आपकी क्या बोली जाती है? एल शेल। न्यूक्लियस के चारों ओर आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो के शेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? ओनली 2। देन एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। बट यहाँ पे आपके एल शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप क्या करोगे? फिल करोगे। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। अब कोई भी एटम है वो क्या होना चाहता है? स्टेबलाइज होना चाहता है। और वो स्टेबल कब होगा? जब आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब कोई भी आपका जो एटम होता है वो कब स्टेबल होता है? जब उसका ऑक्टेट आपका क्या होगा? कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब क्या बोला जाता है आपका? वो क्या हो जाता है? स्टेबल। तो आपकी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर कितना था? 6। कन्फिग्रेशन क्या थी? 2 and 4। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब 4 है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। यदि कार्बन आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? गेन करता है। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपके न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 तो पहले से ही थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो गए? ऐड हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। और न्यूक्लियस इतने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता। डू नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आपका क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाने की बात आती है और 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाएगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? C4 पॉजिटिव। गेन करवाना था तो इस पे कैसा चार्ज आ रहा था? 4 नेगेटिव। तो ये C4 नेगेटिव फॉर्म ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो होल्ड नहीं कर पाता किसको? 10 इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस की बात करते हैं तो हर एक जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? जैसे आपके कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया? C+2। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो चार्ज कैसा आया? C+3। और फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो चार्ज कैसा आया? C+4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई नहीं करवा पाते, मतलब प्रोवाइड नहीं करवा पाते। और जब प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो मतलब फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी किसकी? C+4 आयन की। क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते कि हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जाए। तो इतनी एनर्जी नहीं दी जाएगी तो C+4 भी आपकी फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा। और जब देखो ना तो 4 नेगेटिव बना सकते ना ही 4 पॉजिटिव आयन बना सकते, तो ये क्या करेगा? तो कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? शेयरिंग करने की। अब ये कैसे बनाएगा? अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? शेयरिंग पेयरिंग कर कर।
शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम, मतलब यदि अपने दो एटम्स में वो क्या कर रहा है, शेयरिंग पेयरिंग करके आपका क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो इस शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, दोज बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब वो आपका क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और एक आयनिक बॉन्ड होता था, आयनिक बॉन्ड तो कब बनता, जब 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव होते। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यदि डेफिनेशन आए आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यदि एक एटम से आपका दूसरे एटम को कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें कैसे चार्ज आते हैं, जिसके पास से गया उस पे पॉजिटिव, जिसके पास गया है उसके पास नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका बॉन्ड की बजाय ये आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब आयनिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोला जा रहा है। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, बॉन्ड का नाम दे देते हैं। और कौन से बॉन्ड का नाम, आयनिक बॉन्ड का नाम। तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हमारा कौन सा रहेगा, क्योंकि इसमें हमें किसकी बात करनी है, कार्बन की। और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो अब कोवलेंट बॉन्ड की हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां पे जो बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज आपकी किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। प्रॉपर्टीज में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपके कोवलेंट बॉन्ड की जो बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो। सिंपल पॉइंट याद रखना है, जब पॉइंट याद रहेंगे तो उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो ये इतने हार्ड नहीं होते। तो आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, प्रेजेंट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। थर्ड पॉइंट, अब कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट जो बॉन्ड बना रहे हैं तो जो कंपाउंड बना है शेयरिंग पेयरिंग से बना है, शेयरिंग पेयरिंग से बना है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज ऑफ या इलेक्ट्रॉन या चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है तो ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे बात करो कोवलेंट कंपाउंड्स की तो यहाँ पे पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन पॉइंट ध्यान रखना आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा कि ये आपके किस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलती है किन के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो कोवलेंट कंपाउंड्स कब बने, जब आपकी शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे मैंने क्या कहा, H2 लिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो मतलब यदि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन का यदि मैं बनाऊं तो यह तो आपका न्यूक्लियस हो गया, यह आपका क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को ये हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या नाम दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग। और शेयरिंग करेगा तो वो दूसरे के साथ शेयर कर सकता है और शेयर करेगा तो ये क्या बना लिया, डबलेट, डबलेट बना लिया। तो ये हाइड्रोजन दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड उनके अंदर बनेगा जो भी आइडेंटिकल एटम्स हैं, आइडेंटिकल एटम्स हैं वो तो आपके सिंपली क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। हाइड्रोजन हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, आपका CO2 हुआ, NH3 हुआ, ये सारे आपके क्या बना रहे हैं, F2 हुआ, Cl2 हुआ। तो ये तो आपके क्या हो गए, आइडेंटिकल एटम्स। और आइडेंटिकल एटम्स हैं तो सिंपली ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन की बात करते हैं, तो ये तो आपके हो गए कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे किसी की, कार्बन की। और कार्बन के अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, एलोट्रोप्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है कि एलोट्रोप्स का मतलब आपका क्या है कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, एलिमेंट प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग टू और मोर फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर। आपका यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तब हम उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। और यहाँ पे किसकी बात की है, कार्बन की। तो कार्बन के मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं, कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। जो मेनली देखने को मिलती है वो कौन सी है, डायमंड, ग्रेफाइट, थर्ड फुलरिन। कोल भी आपका क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है। और यदि बात करें एलोट्रोप ऑफ कार्बन की, तो एलोट्रोप की बात कर रहे थे तो एलिमेंट को मैंने क्या कहा है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता है मतलब यहाँ पे इसका कार्बन है तो कार्बन ही, और कार्बन एलिमेंट है तो मतलब आपकी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम। किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट, क्योंकि एग्जिस्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स में, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट। फिजिकल मतलब जो बाहर से देख के बताया जा सके, मतलब किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, आपका कैसी सॉफ्ट फॉर्म में है, तो वो फिजिकली जो देख के बताया जा सके वो उसकी वो प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट। केमिकली जो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो कार्बन एक ही एलिमेंट है, ये तीनों किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म, कार्बन की फॉर्म है, तो मतलब प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। तो कार्बन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और आपके फुलरिन की बात कर लेते हैं, तो यहीं पे आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आपको इनके बारे में भी पता चल जाएगा कि डायमंड में क्या है, ग्रेफाइट में क्या है, फुलरिन में क्या है। तो डायमंड एक आपका क्या होता है, जायंट मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसमें आपकी जो अटैचमेंट रहती है कार्बन के साथ में, वो आपका कैसी फॉर्म में रहता है, अटैच होते जाते हैं। हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता चला जाएगा, और 4 कार्बन से अटैच होता चला गया तो ये एक जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो ये क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट ध्यान रखना, कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट नहीं रहेगा। ये क्या है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ड्यू टू नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यदि बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो हीट क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू, किसके थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू मोशन क्या करवाते हैं, मोशन ऑफ हीट, क्या करवाएंगे, मोशन ऑफ हीट। इसी के कारण आपका जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा, बट यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वो हीट क्यों है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण आपका मोशन ऑफ
हीट होता है एक साइड से दूसरी साइड पे। यदि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में आपकी जो बात करेंगे तो ग्रेफाइट में आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल टाइप, हेक्सागोनल टाइप, हनी बी शेप्ड। तो यहाँ पे आपकी जो लेयर्स होंगी वो क्या होंगी, प्रेजेंट रहती है और प्रेजेंट रहेंगी। तो आपका यहाँ पे ये कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो है इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या देखने को मिल रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो कर सकते हैं तो ये क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर ऑफ ही इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो जाता है कि कार्बन एक कैसा है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, गुड कंडक्टर। वो गुड कंडक्टर क्यों कर रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, फ्लो। और एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेंगे तो वो क्या करेंगे, करंट फ्लो। इसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फुलरीन की यदि बात करते हैं तो फुलरीन आपका कैसा शेप होता है, डोम शेप। कैसे शेप के होते हैं, डोम शेप। डोम शेप मतलब इसके अंदर आपको एक पेंटागन शेप की मिलेगी और उस पेंटागन के चारों ओर हेक्सागन शेप देखने को मिलेगी। और हेक्सागन शेप देखने को मिलेगी लाइक ए फुटबॉल। और जब लाइक ए फुटबॉल आपको देखने को मिल रहा है तो ये ऐसी शेप बनाएगा एक डोम टाइप की, जैसे आपके टेम्पल का गुंबद होता है तो वो आपका कैसा होता है, डोम शेप। तो ये चारों साइड से टर्न होता होता एक सर्कुलर कैसा शेप बना लेगा, फुटबॉल टाइप, लाइक सोकर बॉल, सोकर बॉल या फुटबॉल टाइप। तो फुलरीन आपके क्या होते हैं, C60 देखने को मिलता है, C70 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो फुलरीन हो गया। तो ये आपके तीन आइसोटोप मतलब एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के, जो आपके क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर। किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो और भी फॉर्म होती है, एक और डिफरेंट फॉर्म। तो वो जो फॉर्म्स हैं वो एक नॉर्मल फॉर्म्स हैं। मेनली आपकी तीन फॉर्म्स देखने को मिलती है, कौन कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की। तो ये आपका क्या हो गया, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे बात करेंगे अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसकी बात हो रही है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की यदि मैं बात करूंगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये क्या शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मतलब होता है, सिंपल मीनिंग याद रखना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब एक से दूसरे के साथ अटैच होने की कैपेबिलिटी। और जब एक से दूसरे के साथ अटैच होने की कैपेबिलिटी रखेगा तो एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर सकता है। और लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी है आपके कार्बन की, टेट्रावैलेंसी। क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब आपके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितनी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 2 और 4। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने क्या नाम दिया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो क्या नाम दिया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो कितनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा किसी दूसरे एटम के साथ, तो कार्बन कर पाता है 4। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, क्योंकि ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स ही आपके किसी दूसरे एटम के साथ वो क्या कर पाएगा, शेयर। और शेयर कर पाएगा तो मतलब कितने शेयर कर पाया, 4। तो इसे क्या बोल दिया गया, टेट्रावैलेंट। तो सेकंड आपकी जो कंडीशन आती सेकंड जो आपकी कंडीशन आती है वो क्या है, आपकी टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन हो गया, टेट्रावैलेंसी हो गया। तीसरा आपका क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स।
क्या बनाएगा, देखो थर्ड जो वर्सेटाइल नेचर होता है वो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब आपके जो कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं उनमें कैसा बॉन्ड बने गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन के कारण वो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपके क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। मतलब जो तीन आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मेनली कौन सी, कैटेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक से दूसरे के साथ जुड़ने की कैपेबिलिटी, और क्या फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग चेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। सेकंड आपकी कौन सी है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर रहा है, शेयर। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, टेट्रावैलेंसी। थर्ड आपका जो कार्बन है वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वो किसके कारण, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया, नेचर हो गया किसका, कार्बन का। ये क्या हो गया, नेचर ऑफ कार्बन। तो ये तो हो गया था कार्बन का। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपका क्या आता है, आपका हाइड्रोकार्बन्स। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, देखो नेम से कंफर्मेशन मिल रही है, हाइड्रो मतलब आपका क्या होता है, हाइड्रोजन। कार्बन मतलब आपका क्या होता है, कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट यदि प्रेजेंट होते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की यदि मैं पहले की बात करता हूं तो सबसे पहले एक कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन की टेंडेंसी क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाने की या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। तो जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो अपना डबलेट पूरा करेगा और कार्बन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन ने अपना डबलेट पूरा किया तो हाइड्रोजन अपना स्टेबल हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। कार्बन को क्या करना था, ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन्स टोटल, खुद के 4 और हाइड्रोजन के 4 मिला के टोटल कितने हो गए, 8। तो कार्बन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किससे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बना तो ये आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है CH4 की। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो ये क्या बोल रहा गया, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब पेपर में आ जाए क्या, 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है तो कंफर्मेशन कैसे याद रखना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है तो 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच करें, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। दोनों कार्बन अटैच हो गए। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। एक बॉन्ड पहले बन चुके तो बचे कितने, 3। वो तीनों किसके साथ अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन है, एक बॉन्ड अटैच हो गया तो बचे कितने, 3। तो ये कितने हो गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। फर्स्ट वाले का क्या था, C1H4। सही है। देन थर्ड कार्बन की बात करते हैं तो C3 बोला गया तो मतलब 3 कार्बन अटैच कर दो। 3 कार्बन अटैच कर दिए, एक कार्बन के साथ एक, टोटल कितने बन सकते हैं, 4। एक बॉन्ड पहले से बन चुका है तो बचे कितने, 3। तो ये तीनों क्या हो गए, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक सेकंड वाला जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना चुका है, 2। बचे कितने, 2 हो गए। ये लास्ट वाला क्या हो गया, 3। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, C3H8। तो देखो C1H4, C2H6, C3H8, इन दोनों एडजेसेंट में कितने का चेंजमेंट, CH2 का। इन दोनों में कितने का चेंजमेंट, CH2 का। तो यहाँ पे एक और टॉपिक और एक और आपका पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस
सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमो मतलब क्या होता है? होमोलोगस सीरीज, देखो नेम से कंफर्मेशन मिल रही है। ऐसी सीरीज जिसमें आपका होमो मतलब आपका क्या होता है? सेम। लोगस मतलब आपका क्या होता है? यूनिट। सेम यूनिट बोलो या सेम फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोले तो यूनिट की जगह हम क्या बोल सकते हैं? आपकी फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपका सेम क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपका क्या बोली जाती है? होमोलोगस सीरीज। और कितने का चेंजमेंट हो? डिफर बाय CH2 ग्रुप। मतलब जो भी आपके होमोलोगस कंपाउंड्स होंगे वो आपके क्या होंगे? डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कितने का चेंजमेंट? CH2 का। यहाँ पे भी कितने का चेंजमेंट? CH2 का। तो ये आपस में क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ किसकी है ये? एल्कीन। किसकी है? एल्कीन। तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने क्या देखा? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन देखा। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट क्या देख सकते हैं? होमोलोगस सीरीज देख सकते हैं। तो पहले आपने देखी अल्केन की, अब सेकंड एल्कीन और एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड सभी की एक बार करके चेक करते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और आपका कोई भी कीटोन ले सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो कोई भी ले सकते हैं। होमोलोगस सीरीज एल्केन, तो एल्केन आपका क्या होता है? जिसमें ओनली क्या प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन क्या है? जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, एल्कीन में आपका क्या आएगा? ऐसा बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिंगल बॉन्ड में आपको ऐसे बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एल्काइन मतलब आपका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या देखने को मिलेगा? ऐसा बॉन्ड देखने को मिलेगा। एल्कोहल मतलब आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड मतलब आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। और कीटोन ध्यान रखना, आपकी चेन के अंदर ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा, CO। तो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं आपकी C1 से या बना लेते हैं C2 से, क्योंकि आपका एल्केन या एल्काइन में C1 की फॉर्मेशन नहीं होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। तो C2 से स्टार्ट करते हैं। C2 में आपका क्या होगा? C2H6, C3H8, C4H10। तो ये जो आपके कंपाउंड बन रहे हैं इनमें कितने का चेंजमेंट आ रहा है? CH2 ग्रुप का। कितने का चेंजमेंट आ रहा है? CH2 ग्रुप का। तो ये आपके क्या है? होमोलोगस कंपाउंड ऑफ एल्केन। होमोलोगस कंपाउंड ऑफ एल्केन। एल्कीन की बात करें तो मैंने बोला C2H4। कैसे पता चला? C2 बोल दिया और कह दिया एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बन चुका है तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो बचे कितने? 2। यहाँ पे भी 2 बन चुके हैं तो ये बचे कितने? 2। तो C2H4 फॉर्मूला होगा। देन C3 बोल दिया और साथ में कह दिया एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड आ गया, मतलब एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 4। एक बॉन्ड बन चुका है तो बचे कितने? 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बन चुके हैं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2। फॉर्मूला क्या बन गया? C3H6, C3H6। ऐसे ही अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा? C4H8। तो इसमें कितने का चेंजमेंट? CH2 का। इसमें भी कितने का चेंजमेंट? CH2 का। तो ये आपके कैसे कंपाउंड्स हो गए? होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन। सेम टू सेम एल्काइन करेंगे तो एल्काइन में कैसा देखने को मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बना दो। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 4 होने चाहिए। 3 बॉन्ड बन चुके हैं, बचा कितना? 1। तो C2H2। तो ये जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो कंपाउंड आएगा वो क्या बोला जाएगा? C2H2। थर्ड 3 कार्बन के लिए बोलेगा तो ये C सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 और 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने हैं? 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 3 और 1 4। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3
कितना बना H4, कितने का चेंजमेंट, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। अगला चेक करें C4, तो C4 में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, सिंगल बॉन्ड के लिए कितने आएंगे, 3, यहाँ पे कितने हैं, सेकंड और थर्ड पे 1 2 3 4, चार चार बॉन्ड पहले से ही हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H6। तो इसमें भी कितने का चेंजमेंट, CH2 का चेंजमेंट। तो ये आपका क्या बन गए, होमोलोगस कंपाउंड ऑफ एल्काइंस। तो इनमें से आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि होमोलोगस कंपाउंड बताइए, एल्काइन का, एल्कीन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक कंपाउंड बनाएं, उसके आगे CH2 ऐड करते चले जाएं, वो सारे आपके कंपाउंड फॉर्म होते चले जाएंगे, होमोलोगस कंपाउंड्स। अल्कोहल है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितना अटैच हो गया, एक बॉन्ड, तो बचे कितने, 3, 3 क्या कर दो हाइड्रोजन। तो पहला जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CH3OH। तो एक करके दिखा देते हैं, एल्डिहाइड की जगह हम कीटोन का कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल का हो गया CH3OH। सेकेंड वन, अब कितने कार्बन, सेकेंड बनाना है तो C2 बोल दिया, मतलब 2 कार्बन, और उसके साथ में एक क्या है, OH। अल्कोहल का ही आपको क्या बनाना था, होमोलोगस सीरीज बनानी थी, तो C2OH बन गया। अब एक कार्बन के पास एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5OH, C2H5OH। तो इसमें भी देखो कितने का चेंजमेंट, CH2 का। फंक्शनल ग्रुप सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम मतलब आपकी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो क्या कर रहा था, दो सीरीज विच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, दो सीरीज विच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब होता है यूनिट, मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके सेम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स आते चले जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके होमोलोगस कंपाउंड। क्या बन जाएंगे, होमोलोगस कंपाउंड। यहाँ पे कितना हो गया, CH2 ग्रुप का चेंजमेंट है कि नहीं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल। ऐसे ही कीटोन का भी पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड का भी पूछा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, CnH2n प्लस 2। क्या होता है, CnH2n प्लस 2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, इसका क्या होगा, CnH2n, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला बनेगी। यहाँ पे भी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी आप कंपाउंड के फॉर्मेशन बना सकते हैं, मतलब होमोलोगस कंपाउंड बना सकते हैं। थर्ड, एल्काइन बोल दिया गया, तो एल्काइन में क्या होगा, CnH2n माइनस 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 3 पुट करें। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, होमोलोगस कंपाउंड्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की। तो ये आपका क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया इन द हाइड्रोकार्बन। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में ये पॉइंट ध्यान रखना, जनरल प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या क्या होंगी। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, डिफर बाय CH2 ग्रुप, क्या होगा, डिफर बाय CH2 ग्रुप। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिफर हो चुका है तो डिफर बाय मास लिख दो, और कितना मास, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना 14U, मतलब कितने मास के डिफरेंस रहेगा, 14 ग्राम का,
14 यू मास का क्या रहेगा, आपका डिफरेंस रहेगा आपके एडजेसेंट होमोलोगस कंपाउंड्स के अंदर। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई इंपॉर्टेंट। साथ में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टी हर एक कंपाउंड्स की क्या रहेगी, सेम। जैसे डबल बॉन्ड की आ रही है तो इनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। एल्केन है तो एल्केन की प्रॉपर्टी सेम, एल्काइन है तो सभी की एल्काइन की प्रॉपर्टी सेम। तो ये हो गई होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही। हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉइंट ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन में आपके दो टाइप के हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक आपके आते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आपके क्या आते हैं, अनसैचुरेटेड। एक आपके कौन से हैं, सैचुरेटेड, दूसरे कौन से हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की यदि बात करते हैं जिनमें ओनली क्या प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, तब आपका क्या बोले जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड की बात करें जहां पर आपके क्या प्रेजेंट हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में कौन आएंगे, एल्केन्स, इसमें कौन आएंगे, एल्कीन या एल्काइंस। ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपकी फ्लेम आती है, फ्लेम के थ्रू भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचान सकते हैं। फ्लेम कैसी आएगी, ब्लू फ्लेम आएगी। यदि हम इसको हीट करते हैं तो कैसी फ्लेम देखने को मिलेगी, ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको कैसी देखने को मिलेगी फ्लेम, येलोइश कलर, येलो कलर फ्लेम देखने को मिलती है। तो आपके यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा, व यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो आपको येलो कलर के फ्लेम देखने को मिलती है। तो इससे भी कंफर्मेशन मिल सकती है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है क्या, IUPAC। और यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि किसी का भी नोमेनक्लेचर जरूर पूछा जाएगा। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम किसके पढ़ रहे हैं, कार्बन के पढ़ रहे हैं, और कार्बन के तो फॉर्मेशन क्या बोला जाएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, C1 के लिए हम क्या बोलते हैं, मिथ। C2 के लिए क्या बोलते हैं, इथ। C3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। C4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। C5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, बस आपको इतने ही याद रखने हैं। C6 एक और याद रख ले, हेक्स। तो आपको ये 6 कार्बन का बस ये पॉइंट पता होना चाहिए। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इथ। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स। तो ये 6 कार्बन का पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब जैसे देखो नोमेनक्लेचर में आपकी 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलता है वर्ड रूट, एक देखने को मिलता है सफिक्स, और एक देखने को मिलता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आपका होता है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब साइड चेन। बस याद रखने का तरीका क्या है, साइड चेन यदि आपको कहीं पे दिखे समझ जाना, वो आपको सबसे पहले लिखनी है आपको नेम के अंदर। साइड चेन को सबसे पहले लिखना है। वर्ड रूट मतलब आपकी होती है नंबर ऑफ कार्बन की चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड के अंदर। और सफिक्स आपका क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। यदि इन 3 चीजों के बारे में आपको पता है तो आप किसी का भी IUPAC नेम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं बनना। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से देखने को मिलते हैं, बस आप ये ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप आपके 10th क्लास में कौन कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो है आपका अल्कोहल, जिसको डिनोट किससे करते हैं, OH से। अल्कोहल किससे डिनोट करोगे, OH से। सेकंड है एल्डिहाइड, किससे डिनोट करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको ऐसे ही बना लें, कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। टर्मिनल पे यदि आपको ऐसा ग्रुप देखने को मिलता है तब आपका क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड। सेकंड थर्ड आपका कौन सा आता है, कीटोन। और कीटोन आपका कार्बन की चेन के बीच में देखने को मिलेगा। यदि C डबल बॉन्ड O बीच में देखने को मिल रहा है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। और लास्ट में आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका ऐसा आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा COOH, ये भी टर्मिनल पे लगा हुआ मिलेगा। तो COOH दिखे या ऐसा कोई कंपाउंड दिखे, समझ जाना कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड में या तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा या पेपर में आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा, समझ जाना कौन सा है, एल्डिहाइड। तो कई बार आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहचान जाना। OH यदि नजर आए तो अल्कोहल है, CHO नजर आए एल्डिहाइड है, CO नजर आए कीटोन है, C डबल बॉन्ड OOH आए तो आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि इनके नेम की बात करते हैं तो सफिक्स जो यूज होते हैं अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, ओल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल, AL ध्यान रखना। अल्कोहल के लिए OL, कीटोन के लिए ONE क्या लगेगा, ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। और आपका एक और पॉइंट आता है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो वैसे यदि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि जो भी आते हैं ये हम किस में यूज करते हैं, आपके प्रीफिक्स में। मतलब प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, और साइड चेन मतलब मेन चेन भी बोली जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तो इनको सबसे पहले लिखा जाता है। और जिनको कैसे लिखेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आपका आयोडो। तो जो भी पोजीशन होगी वो डिनोट करेंगे। उसके बाद क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, मतलब सबसे पहले लिखा जाएगा। देन क्या लिखा जाएगा, वर्ड रूट मतलब कौन सी कितने कार्बन की चेन है, सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो डिनोट कर देंगे। अब देखो एल्केन के लिए क्या लगता था, तो सिंपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्केन के लिए आपका क्या डिनोट होता था, एल्केन के लिए डिनोट होता है एन, एल्कीन के लिए डिनोट होता है ईन, और एल्काइन के लिए डिनोट होता है आइन। तो ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं, ये आपके क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे वो तो ये हैं। यदि ये ग्रुप नहीं दिखें तो इन तीनों ग्रुप्स में से आपको देखने को मिलेगा एन, ईन या आइन। अब देखिए नेमिंग करते हैं कोई भी आपके IUPACs की। जैसे मैंने आपका कोई क्वेश्चन दिया, सबसे पहले ये कोई कंपाउंड देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स देन सफिक्स। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन की चेन, 4, 4 के लिए C4 था, C4 के लिए हम क्या लिखते थे, ब्यूट, तो हमने क्या लिखा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए क्या यूज होता था, इन, तो हमने क्या नाम बनाया, इन। सफिक्स मतलब सफिक्स ही आ गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। प्रीफिक्स कोई है नहीं, कोई भी साइड चेन नहीं है। साइड चेन कैसे कंफर्म होगी, आप बॉक्स बना लेना, जो भी चेन हो तो मतलब साइड चेन का पता चल जाएगा। यदि साइड चेन नहीं मतलब कोई भी प्रीफिक्स नहीं, तो ये नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या नाम बन गया, ब्यूटेन। अब देखो मैंने कोई एक चेन बनाई जिसमें एक मैंने क्या बना दिया, साइड चेन। तो आपकी मेन चेन कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की। तो मतलब ये आपका एक कार्बन का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन। तो साइड चेन है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रीफिक्स की तरह, और प्रीफिक्स की तरह बिहेव करती है। तो प्रीफिक्स में पीछे क्या लगता है, वाइयल। एक कार्बन के लिए हमने क्या बोला था, मिथ, पीछे क्या लगेगा, वाइयल। 1 2 3 4। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, इस साइड से या आपके राइट साइड से। एक नंबरिंग यहाँ से हो सकती है, एक नंबरिंग आपकी कहाँ से हो सकती है, 1 2 3 4। तो जिस साइड से साइड चेन को कम नंबर मिले
उस साइड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। साइड चेन को नंबर सेकंड को मिल रहा है और इस साइड से स्टार्ट करेंगे, हमें कौन सा मिल रहा है, थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि आपके साइड चेन को, मतलब आपकी ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर जिस साइड से मिल रहा है उस साइड से आपको नंबरिंग नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 ये होगी, तो ये आपकी क्या हो गई, कैंसिल। तो आपका कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे। क्या है, साइड चेन। साइड के लिए कितने कार्बन का, मिथ। पीछे क्या लगेगा, YL। 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो E। तो नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका क्या नाम बन गया, मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो डिफरेंट कंपाउंड्स का, अब जैसे मैंने आपका क्या लिया, एक डबल बॉन्ड ले लिया। डबल बॉन्ड ले लिया तो कंफर्मेशन क्या हो गई, एल्कीन। डबल बॉन्ड किस में आता है, एल्कीन में। ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है, एल्काइन में। सिंगल बॉन्ड किस में आता है, एल्कीन के अंदर। तो ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, मतलब आपका कंपाउंड कैसा है, एल्कीन टाइप कंपाउंड है। और कोई फंक्शनल ग्रुप तो नजर नहीं आ रहा, और जब नजर नहीं आ रहा तो मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, एल्कीन। एल्कीन है तो क्या लगता है पीछे, ईन। क्या लगेगा, ईन। कितने कार्बन, 4। 4 के लिए हमने क्या नाम बोला, ब्यूट। और लास्ट में क्या लग जाएगा, ईन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जितने आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की। तो कितने कार्बन की चेन, 4। और उसमें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा, फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड। तो नाम क्या बन गया, ब्यूट 2 ईन। तो ये क्या नाम बन गया, ब्यूट 2 ईन। तो ऐसे IUPAC डिफरेंट डिफरेंट आपसे कोई भी IUPAC के बारे में पूछा जा सकता है, कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, या फिर आपको MCQ के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। एक आपको स्ट्रक्चर दे दी जाएगी, 4 उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है। अब जैसे मैंने ये कहा कि आपका ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास कंपाउंड है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि आपका ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या लगेगा, Al। सबसे पहले पीछे की साइड क्या लगा दो, Al। कितने कार्बन की चेन, ब्यूट, मतलब 4 के लिए तो हमने क्या बोला, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। कौन सी पोजीशन पे, जब जहां पे फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसी साइड से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, 2 3 4। ब्यूट एन 1 अल। कोई भी आपकी क्या नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, तो मेन चेन आपकी क्या हो गई, ब्यूटेन 1 अल। कोई भी आपका प्रीफिक्स नहीं है तो कोई भी प्रीफिक्स आपका नोट डाउन नहीं होगा। तो ये क्या नाम बन गया, ब्यूटेन 1 अल। अब यहाँ पे क्या आ जाए, OH आ जाए। क्या आ गया, OH। अब देखो, सबसे पहले चेक करें कितने कार्बन की चेन, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। 5 के लिए हमने क्या लिखा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, E। और अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन। इस साइड से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। दोनों साइडों से आपकी नंबरिंग क्या आ रही है, सेम 3। तो कौन सी पोजीशन आएगी, 3। और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। अल्कोहल है तो सफिक्स क्या यूज होगा, ओल। तो नेम बन गया पेंटेन 3 ओल। नाम क्या बन गया, पेंटेन 3 ओल। तो ऐसे आपके IUPAC पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको नेमिंग अच्छे से आ जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें साथ में। अब ये तो हो गए IUPAC के साथ में आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, कौन कौन सा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। मतलब देखो ये एग्जांपल और ले लो, ये कोई एग्जांपल लिया हमने जिसपे आपका क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, और एक मैं लगा देता हूँ Cl। तो मेन चेन तो आपकी ये हो गई, और ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप CHO फंक्शनल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड। सारी चीजें अलग अलग कर लो। कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की। तो सबसे पहले लिख लिया 5 कार्बन। ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो ये आपका क्या बन गया, साइड चेन। साइड चेन है तो आपका कितने कार्बन की साइड चेन है, 1 कार्बन की। 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ।
और पीछे प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं वाई एल। तो आपका 1 2 3 4 5 कौन सी पोजीशन पे है क्लोरीन, क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, मतलब साइड चेन है, ये क्लोरीन था, मिथाइल नहीं क्लोरीन था, तो क्लोरीन आपके लिए प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, तो क्या ये बोला जाएगा क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे 4, तो 4 क्लोरो हो गया। अब वर्ड रूट लिखा जाएगा, वर्ड रूट मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन 5, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, और लास्ट में 1 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है कौन सा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है ए एल, तो नाम क्या बन गया 4 क्लोरो पेंटेन 1 अल। तो ये आपके IUPAC हो गए। तो मतलब क्लोरीन आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह, ये पॉइंट ध्यान रखना, किसकी तरह बिहेव करता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे आपके प्रीफिक्स की तरह। तो यह हो गया आपका IUPAC। तो ये तो हो गए IUPAC कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स। अब बात करते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको कैसे देखने को मिलेगी, देखो अब हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन आपका ये क्या शो कर सकते हैं, कंबशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, कंबशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, आपको कैसी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, फोर्थ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। वो एस्टेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर। अब जैसे कंबशन की बात की, तो कंबशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंबशन हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन क्या करेगा CO2 प्लस H2O। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना कि कंबशन किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बनेगा हमेशा क्या CO2 और H2O। और ये जो रिएक्शन होती है हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मल मतलब होता है हीट, एग्जिट ऑफ हीट या रिमूवल ऑफ हीट या इवोल्व ऑफ हीट, जिसमें आपकी हीट क्या हो, बाहर निकले, तो वो आपका कौन सी रिएक्शन बोली जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोली जाएगी। कंबशन रिएक्शन ध्यान रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन लाइक CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। पेपर में आपसे दोनों को रिलेट करवा के पूछा जा सकता है, केमिकल रिएक्शन और आपके कार्बोनेटेड्स कंपाउंड को, तो कह देंगे इथेन की रिएक्शन करवानी है या मीथेन की रिएक्शन करवानी है, कंबशन रिएक्शन, तो ये आपका क्या है मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, मीथेन का कंबशन करेंगे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा क्या बनेगा CO2 और H2O। तो पूछ लेते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। सेकेंड पॉइंट क्या पूछते हैं कि ये कह देते हैं कि इसकी स्टोक्योमेट्री बताएं, O2 की स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बताएं। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस करें, सबसे पहले कंफर्मेशन मिल जाएगी कितने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। सबसे पहले आप इनको क्या करें, बॉक्स बना लें, बॉक्स के अंदर डाल दें, कार्बन कितने 1, तो यहाँ पे भी कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आई वो क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है 2, O2 की कितनी है 2, H2O की पूछें तो कितनी है 1, CH4 की पूछें तो कितनी है 1, क्योंकि इसके आगे क्या है 1, CO2 के आगे भी क्या है 1, तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो H2O की कितनी है ट्वाइस,
ये ध्यान रखना। तो O2 की ट्वाइस, H2O की ट्वाइस। ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन दे दें, कह दें आपको ये दिया C3H8 का कंबशन करना है, तो कंबशन करना है तो हमेशा ध्यान रखना O2 की प्रेजेंस में होगा, और बनेगा क्या हमेशा CO2 और H2। कब? जब क्या हो रहा हो, कंप्लीट कंबशन। क्या हो रहा हो, कंप्लीट कंबशन। तो C3H8। अब देखो स्टोइकियोमेट्री बतानी है तो सबसे पहले क्या कर लें, इनको बॉक्सेस में डाल लें। ये बैलेंस करने का तरीका है आसान। कितने कार्बन 3, यहाँ पे कितने 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3 से। हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में कितने, प्रोडक्ट साइड में 2, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 4, तो कितने ऑक्सीजन हो गए 3 2 जा 6, 6 और 4 10, यहाँ पे कितने हैं 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 5, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आई वो कितनी आई 5, CO2 की कितनी आई 3, आपके वाटर की कितनी आई 4, तो ये आपकी क्या है सारी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपकी क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कंबशन रिएक्शन ध्यान रखना ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट या रिमूवल ऑफ हीट या इवोल्व ऑफ हीट। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है, जो कंबशन होगा उसमें आपकी ऑक्सीजन रहनी चाहिए, मतलब नेसेसरी है O2, और बनेगा क्या हमेशा CO2 और H2, और साथ में क्या रिलीज होगी हीट, मतलब एनर्जी। तो स्टोइकियोमेट्री पूछी जा सकती है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो स्टोइकियोमेट्री बता सकते हैं। तो ये आपकी हो गई कंबशन रिएक्शन। सेकंड कौन सी है, एडिशन रिएक्शन भी शो करता है आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन, और एडिशन रिएक्शन में आपका क्या होगा, एडिशन का देखो नेम से कंफर्मेशन मिलेंगे, क्या करवाना है ऐड, तो ऐड किस में होता है, अब एल्केन में तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले एल्केन की बात करें तो CH3 है, तो यहाँ पे तो सभी बॉन्ड्स तो पहले से ही प्रेजेंट हैं, 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, 4 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो एडिशन आपका किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेनली एल्कीन या एल्काइन के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलेगा, एल्कीन या एल्काइन। और एडिशन किसका, एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ, पेपर में आ सकता है रेने-निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कोई भी मेटल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन, टू स्पीड अप द रिएक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे तो फॉर्मेशन क्या करेंगे, एल्कीन की, क्या फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन की। तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन या एल्काइन टू फॉर्म एल्कीन। थर्ड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में जैसे मैंने कहा अल्कोहल की बात कर लेता हूँ, क्या है अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन। अल्कोहल है तो किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 हो सकता है, और आपके एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ध्यान रखना क्या होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और सेकंड आपका कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, परमैंगनेट होता है KMnO4। नाम बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, जो आपका दूसरों का क्या करवाए, ऑक्सीडाइज करवाए, और खुद को क्या करवाए, रिड्यूस, मतलब खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरों को, अदर्स को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज, और कौन का क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखना, ऐसा एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, खुद का क्या करवाए, रिडक्शन, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लाइक दो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, और जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे तो फॉर्मेशन करेंगे COOH, और COOH है तो ध्यान रखना ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोर्थ आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, सब्स्टिट्यूट करना मतलब जैसे आपके गेम्स में करते हैं कि हॉकी प्लेयर में किसी के लग गई तो वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट देते हैं, मतलब डिस्प्लेस करते हैं, एक को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, CH4 और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, Cl2 के साथ करवा दी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की रिप्लेस करके वो क्या अटैच हो गया, क्लोरीन, और फॉर्मेशन क्या हो गई, HCl की। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन से। तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके ये सब्स्टिट्यूशन के हम कौन देंगे, एल्कीन, एडिशन कौन देंगे, एल्कीन या एल्काइन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का। कंबशन किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का। वो आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन हो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फॉर्मेशन क्या करेगा, CO2 और H2O। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।